अच्छा जी, स्क्रीन नज़र आ रहा है आप लोगों को? यस यस सर। सर। अच्छा जी। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम ट्रांसपिरेशन और एवापोट्रांसपिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसपिरेशन क्या चीज़ है हमारे पास? इट यस इज़ सर। द प्रोसेस बाय विच वाटर लीव्स द बॉडी ऑफ अ लिविंग प्लांट एंड रीचेस द एटमॉस्फेयर एज वाटर वेपर। बेसिकली वाटर का वाटर वेपर में कन्वर्ट होना है, लेकिन डायरेक्टली नहीं, बल्कि प्लांट्स या ट्रीज के थ्रू। उसको कहा जाता है ट्रांसपिरेशन। द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन आर एटमॉस्फेरिक vapor pressure, temperature, wind, light intensity and characteristics of plants like root and leaf system। ये सारे फैक्टर्स जो है ट्रांसपिरेशन के रेट को इफेक्ट करती है। फैक्टर डेट इफेक्ट एवापोरेशन आल्सो इफेक्ट ट्रांसपिरेशन। जो फैक्टर हमने पढ़े थे एवापोरेशन में कि एवापोरेशन को किस तरह इफेक्ट करती है, तो बिल्कुल इसी तरह ट्रांसपिरेशन भी जो है वो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, और वो फैक्टर्स जो है ट्रांसपिरेशन को भी इफेक्ट करते हैं। यानी ये फैक्टर्स टेम्परेचर, विंड, characteristics of plants like roots and leaves, etc. Transpiration versus evaporation. Transpiration only takes place in daylight hours। Transpiration जो है ये सिर्फ दिन के टाइम में होती है, जबकि evaporation can takes place even after daylight hours। जबकि evaporation जो है वो हमारे पास हो सकती है रात के वक्त भी। ये evaporation हो गया, ये मेरे पास हो गया ट्रांसपिरेशन। अब मेरे पास ये फर्ज करे एक ट्री है, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है। अब ट्री के जो लीव्स है ना, यहाँ पे ये लीव्स जो है, अब इन लीव्स से ट्रांसपिरेशन यानी वाटर कब वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा? जब दिन के टाइम सूरज की किरणें इसके ऊपर पड़ेगी और फोटोसिंथेसिस का अमल होगा। जिस वक्त जब सूरज की किरणें इसके ऊपर पड़ेगी, ठीक है, तो दिन के वक्त जो है इससे के प्लांट्स के जो लीव्स है या जो ट्री के जो लीव्स है, उससे आपके पास वाटर जो है ये वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा। तो ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ डे टाइम में होगा। यानी ट्रांसपिरेशन हमारे पास एक कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है, बल्कि एक डिसकंटिन्यूड प्रोसेस है। डिसकंटिन्यूड। जबकि एवापोरेशन जो है वो हमारे पास एक कंटिन्यूड प्रोसेस है। कंटिन्यूड क्यों है? क्योंकि ये डे टाइम में भी होगा और नाइट टाइम पे भी होगा। कैसा कैसे देखिए, अगर हमारे पास ये एक लेक है, ठीक है, ये एक लेक है हमारे पास। इस लेक में ये मेरे पास वाटर टेबल है। अब यहाँ पे सन है हमारे पास, सूरज की किरणें पड़ेगी, तो जाहिर सी बात है दिन के टाइम तो एवापोरेशन होगा ही, लेकिन रात के वक्त हमारे पास एवापोरेशन कैसे होगा? देखिए ऑलरेडी दिन के दौरान जो है इस पानी ने कुछ ना कुछ हीट जो है ये एब्जॉर्ब किया होगा, ठीक है। इस पानी ने यहाँ पे हीट एनर्जी जो है ये एब्जॉर्ब की होगी, और उस हीट एनर्जी के बदौलत जो है रात के वक्त भी आपके पास एवापोरेशन होगा। बजाय ये तो एग्जैक्ट बात है कि आपके पास रात के वक्त रेट ऑफ एवापोरेशन कम होगा एज कम्पेयर टू डे टाइम, लेकिन कुछ ना कुछ एवापोरेशन आपके पास फिर भी होगा। इसका मतलब है कि एवापोरेशन हमारे पास एक कंटिन्यूड प्रोसेस है, डे टाइम में भी होगा और नाइट टाइम में भी। The rate of transpiration depends upon the growth of period of the plants। ट्रांसपिरेशन चूंकि प्लांट्स ही होगी आपके पास, वाटर का वाटर वेपर में कन्वर्ट होना है थ्रू प्लांट्स, तो ये प्लांट के ग्रोथ पीरियड के ऊपर डिपेंडेंट है। एवापोरेशन जो है ये अदर फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है, इसमें प्लांट का कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि ये तो डायरेक्टली आपके पास वाटर का वाटर वेपर में कन्वर्ट होना है, या आपके पास राइवर से, या आपके पास रिजर्वायर से, या जो ग्राउंड लेवल है ज़मीन की जो सर्फिस है उससे भी आपके पास एवापोरेशन हो सकती है, क्योंकि ज़मीन में भी आपके पास यहाँ पे मॉइस्चर पॉसिबल है। अब दोनों को कंबाइन अगर हम कह ले एवापोट्रांसपिरेशन, तो एवापोट्रांसपिरेशन क्या चीज़ है हमारे पास? एवापोट्रांसपिरेशन द मॉइस्चर लॉस फ्रॉम अ लैंड एरिया इन विच प्लांट स्टैंड इज ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड एवापोरेशन ऑफ वाटर लॉस फ्रॉम सॉइल एंड वाटर बॉडीज। यानी दोनों का कंबाइन। द टर्म कंजम्पटिव यूज इज आल्सो यूज्ड टू डिनोट दिस लॉस बाय एवापोट्रांसपिरेशन। एवापोट्रांसपिरेशन का मतलब ये, अगर ये मेरे पास परस करे एक छोटा सा पौधा है, ठीक है, ये उस पौधे के पत्ते हैं, ये उसके रूट्स है, ठीक है, और ये मेरे पास ग्राउंड लेवल है। अब यहाँ पे इस प्लांट के लीव्स से मेरे पास ट्रांसपिरेशन होगा, और इसकी इर्द गिर्द जो ज़मीन है यहाँ पे इससे हमारे पास एवापोरेशन होगा।
और ये दोनों कंबाइनली जो है ये होगा एवापोट्रांसपिरेशन। इन दोनों कंबाइनली को कहा जाता है, बाज़ औक़ात इसके लिए कंजम्पटिव यूज़ का वर्ड भी यूज़ किया जाता है। कंजम्पटिव यूज़ का जो वर्ड है ये प्रॉपर्ली इरिगेशन इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में यूज़ किया जाता है। कंजम्पटिव यूज़ का वर्ड इसके लिए क्यों यूज़ किया जाता है? वो इसलिए क्योंकि ये प्लांट जो इस पानी को कंजम्प कर रहा है, जिस पानी को यूज़ कर रहा है, उस पानी में ट्रांसपिरेशन के साथ साथ ये एवापोरेशन का पानी भी इंक्लूडेड है, यानी एवापोरेशन का पानी भी इंक्लूडेड है, क्योंकि इस प्लांट के ग्रोथ के वक्त ट्रांसपिरेशन भी होगा, और इस प्लांट को जब हम पानी देंगे इसके ऊपर जब सरफेस रन अप होगा इस तरह, तो यहाँ पे साइल भी मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा नीचे इस तरह, और फिर वो पानी आपके पास ऊपर एवापोरेट होगा, तो आपके पास एवापोरेशन भी होगा और ट्रांसपिरेशन भी होगा। तो दोनों कंबाइनली जो है ये हमारे पास है एवापोट्रांसपिरेशन, और इन दोनों के लिए जो है कंजम्पटिव यूज़ का वर्ड भी यूज़ किया जाता है। और कंजम्पटिव यूज़ का वर्ड इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ये वही पानी है जो ये प्लांट कंजम्प करेगा, यानी यूज़ करेगा अपनी नशोनुमा के लिए, अपने ग्रोथ के लिए। In hydrology and irrigation practice, it is found that evaporation and transpiration process can be considered advantageously under one head as evapotranspiration. यानी आप under one head evapotranspiration हम क्यों ट्रीट कर सकते हैं हाइड्रोलॉजी इरिगेशन में? क्योंकि evapotranspiration के बदौलत ही हमें पता चल सकता है कि evapotranspiration मीन्स यानी इस प्लांट का कंजम्पटिव यूज़ कितना है। यानी फर्ज करें हमारे पास राइस एक क्रॉप है, तो राइस के लिए हमारे पास evapotranspiration कितनी है? ई टी का मतलब एवापोट्रांसपिरेशन। तो इसके लिए हमारे पास एवापोट्रांसपिरेशन कितनी है, तो एवापोट्रांसपिरेशन को जब हम मेजर करेंगे कि हमारे पास एवापोट्रांसपिरेशन कितनी है, तो बेसिकली वो एवापोट्रांसपिरेशन हमारे पास क्या होगा कि इस राइस के लिए हमारे पास कितनी रिक्वायरमेंट है पानी की, कितनी मॉइस्चर इसको चाहिए या कितनी वाटर इसको चाहिए। तो इसलिए जो है इरिगेशन इंजीनियरिंग या हाइड्रोलॉजी में दोनों को कंबाइनली ट्रीट किया जाता है अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि एवापोट्रांसपिरेशन या कंजम्पटिव यूज़ में ही हम इंटरेस्टेड है, क्योंकि इतनी ही पानी जो है ये किसी प्लांट के ग्रोथ के लिए चाहिए। Evapotranspiration, if sufficient moisture is available present to completely meet the needs of vegetation, fully covering area, the resulting evapotranspiration is called potential evapotranspiration. इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये अगर एक पौधा है, एक प्लांट है ज़मीन के ऊपर, ठीक है, ये मेरे पास ग्राउंड लेवल है और ये इसके रूट्स है, ठीक है, ये मेरे पास है ग्राउंड लेवल। अब यहाँ पे इस रूट्स के थ्रू जो है ये प्लांट जो है पानी को एब्जॉर्ब करेगा। अब यहाँ पे जो मॉइस्चर अवेलेबल है, अगर वो सफिशेंट क्वांटिटी में अवेलेबल हो, इनफ मकदार में अवेलेबल हो, ताकि इस प्लांट का नशोनुमा सही तरीके से हो सके, इसके ग्रोथ के ऊपर कोई असर ना पड़े, तो यानी सफिशेंट मॉइस्चर कंटेंट हमारे पास अवेलेबल है साइल के अंदर, तो इसको कहा जाएगा पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन। और जो एक्चुअल सिनारियो में आपके पास होगा, द रियल इवापोट्रांसपिरेशन आकरिंग इन स्पेसिफिक सिचुएशन इज कॉल्ड एक्चुअल इवापोट्रांसपिरेशन। यानी अगर आपके पास जो है मॉइस्चर, जितना मॉइस्चर इसको चाहिए था उससे आपके पास कम अवेलेबल है, यानी अगर आपके पास एक्चुअल evapotranspiration AET means actual evapotranspiration, if actual evapotranspiration is less than potential evapotranspiration it means कि प्लांट का नशोनुमा सही नहीं होगा, प्लांट की ग्रोथ सही नहीं होगी। अगर AET जो है ये मेरे पास पोटेंशियल evapotranspiration की बराबर है, AET is equal to PET, अब जो है यानी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो अवेलेबल है प्लांट के लिए, तो अब जो है प्लांट की ग्रोथ जो है वो सही होगी। अगर AET हमारे पास PET से ज़्यादा भी हो तब भी आपके पास प्लांट की ग्रोथ जो है वो इफेक्ट हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा पानी भी पास पौधों के लिए नुकसानदेह होता है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा पानी अवेलेबल हो तो उस वक्त आपके पास जो साइल होती है, अब जिस तरह गंदम का फसल है तो गंदम के फसल के लिए जो साइल चाहिए वो कीचड़ टाइप नहीं चाहिए, यानी पुडिंग टाइप, जिस तरह राइस के लिए चाहिए। तो ज़रूरत से ज़्यादा पानी भी अगर होगा तब भी आपके पास प्लांट की जो ग्रोथ होगी वो इफेक्ट होगी। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल evapotranspiration एंड पोटेंशियल evapotranspiration. Potential evapotranspiration no longer critically depends on sign and plant factor but depends upon essentially the climatic factors. जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स है उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है पोटेंशियल evapotranspiration, कि आपके पास क्लाइमेट कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, विंड कैसा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है, इन फैक्टर्स के ऊपर भी आपके पास पोटेंशियल evapotranspiration जो है ये डिपेंडेंट है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी का मतलब ये होता है अगर ये कि ये हमारे पास ग्राउंड लेवल है और ग्राउंड लेवल से नीचे जो यहाँ पे ये साइल के पार्टिकल्स है, ठीक है, ये मेरे पास साइल है। अब इन साइल के पार्टिकल जो है ये मेरे पास साइल के पार्टिकल्स हैं,
अब इन साइल के पार्टिकल्स के दरमियान जो पोर्स है उसमें हमारे पास कैपेसिटी है कि उसमें वाटर जो है वो स्टोर हो, ठीक है। यानी यहाँ पे इसमें वाटर जो है ये स्टोर्ड हो सकता है। अब जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर जो है उस साइल जो है, एक साइल की अपनी कैपेसिटी भी होती है कि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करे और इसको रिटेन करे कुछ वक्त के लिए। अब अगर आपके पास साइल की जो मैक्सिमम पोटेंशियल है कि मैक्सिमम कितने पानी को रिटेन कर सकती है अगेंस्ट द ग्रेविटी, यानी कि इन फोर्स के दरमियान वो पानी रहेगी, नीचे जो है ये ड्रेन नहीं होगा, तो पानी जो है उसको कहा जाएगा फील्ड कैपेसिटी, यानी जो मैक्सिमम मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर that soil can retain against the force of gravity, that is field capacity। क्लियर है या नहीं? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, any higher moisture input to the soil at field capacity simply drains away। इससे ज़्यादा पानी जो भी प्रोवाइड होगा तो जाहिर सी बात है वो ड्रेन होगा, और जो साइल की कैपेसिटी है उसके मुताबिक उसमें पानी रह जाएगा, जिसको कहा जाता है फील्ड कैपेसिटी। Permanent wilting point is the moisture content of a soil at which the moisture is no longer available in sufficient quantity to sustain the plants। यानी अब साइल की ओ मॉइस्चर कंटेंट जिसके ऊपर प्लांट के लिए, यानी अगर ये मेरे पास एक पौधा है, एक प्लांट है, ठीक है, और ये मेरे पास ग्राउंड लेवल है, और यहाँ पे नीचे जो साइल है, अब इस साइल के पार्टिकल्स में मॉइस्चर कंटेंट जो है वो इनफ क्वांटिटी में नहीं है, यानी प्लांट की ज़रूरत को पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं है, यानी साइल में आपके पास ओ मॉइस्चर कंटेंट। देखिए साइल की ये भी प्रॉपर्टी ना कि कुछ ना कुछ मॉइस्चर जो इसमें रह जाती है वो किसी काम की नहीं रहती, न इस प्लांट न जो है एवापोरेट हो सकती है, न ये प्लांट जो है अपने इस्तेमाल में ला सकता है, ठीक है। कुछ ना कुछ मॉइस्चर तो साइल में है लेकिन प्लांट के इस्तेमाल में नहीं है। तो ओ मॉइस्चर कंटेंट जिसके ऊपर प्लांट जो है वो अपने ज़रूरियात को पूरा नहीं कर पाता, उस मॉइस्चर कंटेंट आपके पास होगा क्या? परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट डिपेंड अपॉन द साइल कैरेक्टरिस्टिक। जाहिर सी बात है कि साइल कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर डिपेंड करेगा। क्यों? देखिए अगर आपके पास क्ले है तो क्ले में साइल ज़्यादा रिटेन होगा एज कम्पेयर टू सैंड, क्योंकि सैंड तो ज़्यादा परमिएबल है, तो सैंड से वाटर जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे सारा ड्रेन होगा, जबकि क्ले से जो है वो ड्रेनेज आपके पास क्या होगा? कम होगा। क्ले जो है पानी को ज़्यादा वक्त रिटेन करेगी, तो साइल के कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर भी डिपेंडेंट है। डिफरेंस बिटवीन द टू मॉइस्चर कंटेंट इज द अवेलेबल वाटर फॉर प्लांट ग्रोथ। और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट और फील्ड कैपेसिटी के दरमियान जो डिफरेंस है असल में वही मॉइस्चर कंटेंट जो है वो प्लांट के ग्रोथ के लिए जो है, क्योंकि परमानेंट विल्टिंग पॉइंट आपके पास वो मॉइस्चर कंटेंट है जो प्लांट इस्तेमाल नहीं कर सकता, फील्ड कैपेसिटी आपके पास जो मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट है जो साइल रिटेन कर सकते हैं, तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा असल में वही पानी आपके पास जो है प्लांट इस्तेमाल कर सकती है अपने ग्रोथ के लिए। आपको थोड़ा सा देख ले कि हमारे पास एक्चुअल एवापोट्रांसपिरेशन और पोटेंशियल एवापोट्रांसपिरेशन की जो रेशो है, अगर एक्चुअल एवापोट्रांसपिरेशन हमारे पास पोटेंशियल एवापोट्रांसपिरेशन की बराबर हो, ठीक है, तो ये कब बराबर होगा? जब हमारे पास वाटर जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में मौजूद हो, यानी फील्ड कैपेसिटी के ऊपर हो आपके पास मॉइस्चर कंटेंट। अब जैसे 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 आपके पास हम कम होता जाएगा परमानेंट वेल्टिंग पॉइंट की तरफ जाएंगे, तो हमारे पास एक्चुअल एवापोट्रांसपिरेशन जो है ये कम होता जाएगा, तो इसकी रेशो भी कम होती जाएगी, तो आपके पास ये ग्राफ नीचे आएगा। लेकिन एज कम्पेयर टू क्ले साइल, सैंडी साइल को देख ले, क्योंकि क्ले साइल जो है ये वाटर को रिटेन कर सकती है, ज़्यादा परमिएबल नहीं है एज कम्पेयर टू सैंड, तो उसमें अगर आप देखें तो 50% तक भी आ जाए, ये देखें अगर मॉइस्चर कंटेंट जो है ये 50% तक भी आ जाए, तब भी आपके पास जो है ये एक्चुअल एवापोट्रांसपिरेशन जो है ये आपके पास पोटेंशियल एवापोट्रांसपिरेशन की बराबर है। लेकिन सैंड में इस तरह का सीन नहीं है, क्योंकि सैंड जो है वो ज़्यादा परमिएबल है और उससे जल्दी पानी जो है वो ड्रेन हो जाता है, यानी आपके पास पानी जो है वो जल्दी ड्रेन होने का मतलब यही होगा कि आपके पास वो प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं होगा कि वो उसको यूटिलाइज करके अपने ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर सकें। अब एवापोरेशन को हम मैयर किस तरह से कर सकते हैं? एवापोरेशन को मैयर करने के लिए हम प्रैक्टिकल मेथड्स भी कर सकते हैं, जिस तरह एवापोरेशन को मैयर करने के लिए एवापोरोमीटर था, बिल्कुल उसी तरह एवापोट्रांसपिरेशन को मैयर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे पास है लीजीमीटर, और फील्ड प्लॉट्स के जरिए भी हम फाइंड कर सकते हैं। जिस तरह एवापोरेशन के लिए हमारे पास एक एम्पिरिकल इक्वेशन था, इसी तरह एवापोट्रांसपिरेशन के लिए भी हमारे पास एम्पिरिकल इक्वेशन है जो नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे।
अब लिजिमीटर हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए जो है हम मेजर कर सकते हैं किस चीज़ को, एवापोट्रांसपिरेशन को। ये हमारे पास जिस तरह एवापोरोमीटर्स था, तो ये हमारे पास एक प्रैक्टिकल मेथड है ना कि हम कोई बर्तन में रख के जो है ये मेजर कर रहे हैं, तो ये हमारे पास एक प्रैक्टिकल मेथड है, ठीक है। A lysimeter is a special water tank containing a block of soil and sit in a field of growing plants. लिजिमीटर का ये सेटअप होता है कि ये मेरे पास परस करे ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ग्राउंड लेवल। अब यहाँ पे मेरे पास प्लांट लगे हुए, कोई स्पेसिफिक क्रॉप है, ठीक है, परस करे गंदम है या जो भी है, कोई एक स्पेसिफिक क्रॉप है, तो इसके दरमियान यहाँ पे एक सेटअप लगाया जाता है एक बर्तन की शक्ल में, ठीक है, जिसका बेस जो है ये हमारे पास होता है परमिएबल। यानी आप ऐसा एज्यूम कर ले, ऐसा इमेजिन कर ले कि आपके पास एक गमला है और उस गमले का जो बेस है वो या मुकम्मल तौर पर है नहीं या गायब है, ठीक है, या है नहीं और या आपके पास परमिएबल है, यानी उससे वाटर को रिटेन नहीं करेगा बल्कि ड्रेन करेगा। अब एलिजिमेटर इसी तरह का एक गमला है जिसका बेस परमिएबल है और यहाँ पे उसी फील्ड में ही आप इंस्टॉल कर लेते हैं ताकि उसी फील्ड की कंडीशन को आप रियलिस्टिक मॉडल कर लें। अब यहाँ पे जो पानी सप्लाई होगा, ठीक है, यहाँ पे जो पानी हम सप्लाई करेंगे तो कुछ पानी यहाँ पे ये साइल जो है ये रिटेन कर लेगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ पानी जो साइल जो है ये रिटेन कर लेगा और कुछ पानी जो है जब साइल की कैपेसिटी पूरी हो जाएगी तो यहाँ से ड्रेन कर लेगा, ठीक है। यहाँ से एक और बर्तन रख सकते हैं हम कि यहाँ पे आपके पास वो पानी या जो है यहाँ पे ड्रेन कर लेगा। अब जो पानी इसने स्टोर किया है इस साइल ने, वही पानी जो है आपके पास एवापोरेशन में भी कन्वर्ट होगा और वही पानी आपके पास ट्रांसपिरेशन में भी कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो जो पानी यहाँ पे आपके पास स्टोर हो चुका है वही बेसिकली वही पानी आपके पास एवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन के बराबर होगा। तो इसी तरह जो है लिजिमीटर के, और जो पानी नीचे चला गया, अब जितना पानी हमने सप्लाई किया था, जितना पानी यहाँ से हमने सप्लाई किया था उससे ये पानी सब्ट्रैक्ट कर ले, तो जो रिमेनिंग पानी होगा वो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास वही पानी होगा जो कन्वर्ट होगा एवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन में। और चूंकि ट्रांसपिरेशन के वक्त जो है हमारे पास क्या होगी, एवापोर ट्रांसपिरेशन के वक्त हमारे पास लासिस होंगी, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, लासिस होंगी। तो लासिस जैसी जैसी लासिस होती जाएगी वैसे वैसे हम वाटर की सप्लाई करते जाएंगे और जितनी वाटर की सप्लाई होगी तो बेसिकली वही अमाउंट जो हम सप्लाई करें बेसिकली उतना ही अमाउंट हमारे पास किस चीज़ का बराबर है, एवापोर ट्रांसपिरेशन का। क्योंकि जो पानी हम सप्लाई करें वो किस चीज़ में जाकर गायब हो रहा है, ट्रांसपिरेशन में या एवापोरेशन। इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा, जो सेकंड है वो हमारे पास है फील्ड प्लांट्स। अब जो फर्स्ट मेथड था ना लिजिमीटर, ये एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट था, छोटा सा सेटअप था। अब फील्ड प्लांट्स का मतलब ये है कि फील्ड किस चीज़ को कहा जाता है, यानी खेत को जहाँ पे आपके पास जो है इरीगेटेड लैंड हो। अब फील्ड प्लांट मतलब ये कि कोई प्रैक्टिकल लैंड ले ले आप, कोई पीस ऑफ लैंड ले ले, ठीक है, बड़ी डायमेंशन की कोई पीस ऑफ लैंड ले ले और उसको आप अप्लाई करें वाटर बजट इक्वेशन। वाटर बजट का जो इक्वेशन हमने पढ़ा था ना कि इनपुट माइनस आउटपुट विल बी इक्वल टू द चेंज इन स्टोरेज। तो कोई फील्ड प्लांट ले ले और उसको हम अप्लाई कर ले वाटर बजट इक्वेशन। तो इवापोर ट्रांसपिरेशन को किस तरह मेजर किया जा सकेगा कि ये जो हमारे पास पीस ऑफ लैंड है, अगर ये मेरे पास कोई पीस ऑफ लैंड है जिसकी मैं टॉप व्यू ड्रा कर रहा हूँ, अब इसके ऊपर जो ऊपर से इसके ऊपर जब बारिश होगा वो हमारे पास प्रेसिपिटेशन होगा। तो प्रेसिपिटेशन इसके लिए एक इनपुट है। कुछ इरिगेशन का पानी जो है, कुछ जो मैनुअली हम सप्लाई करते हैं वाटर कोर्स के जरिए, ठीक है ना, जो छोटे छोटे कैनाल जो माइनर लिए जाते हैं ना कैनाल से, जिसको वाटर कोर्स कहा जाता है। पुश्तो में तो हम लखते कहते हैं, बट आई डोंट नो कि आप लोग अपने ज़ुबान में क्या कहते हैं, लेकिन उसको वाटर कोर्स कहा जाता है। तो उसके थ्रू हम सप्लाई करेंगे कुछ पानी इस फील्ड को, तो हमारे पास हो गया इरिगेशन इनपुट। अब जब पानी हम सप्लाई करेंगे कुछ इसके ऊपर बारिश का पानी आएगा तो कुछ सरफेस रन अप में कन्वर्ट होगा, यहाँ से बह जाएगा, ठीक है, तो ये हमारे पास होगा रन अप। कुछ जो है जो नीचे साइल के नीचे जो वाटर टेबल है उसमें चेंज काज करेगा, इंक्रीज इन साइल स्टोरेज ग्राउंड वाटर। या तो आपके पास जो है वाटर टेबल आपके पास ये इंक्रीज करेगा, और या अगर वाटर टेबल बिल्कुल नीचे है तो आपके पास, अगर ये मेरे पास है ग्राउंड लेवल, ठीक है, तो जब पानी यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे इसकी सीपेज भी होगी ना। ये अगर मेरे पास ये वाला फील्ड फ्लैट है, ठीक है, ये वाला, तो यहाँ पे आपके पास सीपेज होगा, यानी ये भी आपके पास एक क्लास है। तो बेसिकली हम क्या अप्लाई कर रहे हैं इसको, एक वाटर बजट का इक्वेशन हम अप्लाई कर रहे हैं कि हमारे पास जो इनपुट्स है वो हमारे पास प्रेसिपिटेशन और इरिगेशन इनपुट है, और जो आउटपुट्स है वो हमारे पास रन ऑफ है, और उसमें हमारे पास जो है जो वाटर टेबल
को इंक्रीज करने में जो पानी जा रही है, या जो आपके पास सीपेज की वजह से जो पानी ज़ाया हो रहा है, वो हमारे पास आउटपुट है। तो बेसिकली वाटर बजट को अप्लाई करके हम फील्ड के थ्रू भी हम एवापोट्रांसपिरेशन को मेजर कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट मेथड होगा। क्यों डिफिकल्ट होगा? डिफिकल्ट इसलिए होगा क्योंकि अब देखिए जिस तरह हमारे पास जो ग्राउंड लेवल है, ठीक है, अब ये ग्राउंड लेवल है, अब यहाँ से पानी जो है ये नीचे जा रहा है, जिसको हम परकुलेशन कहते हैं, ठीक है। अब इस परकुलेशन को हम किस तरह मेजर करेंगे कि कितना पानी हमारे पास नीचे जा रहा है? तो इसीलिए ये मेथड थोड़ा सा डिफिकल्ट मेथड है, अप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि इस तरह के फैक्टर्स को हम किस तरह से मेजर करेंगे? बहुत मुश्किल काम है कि परकुलेशन वगैरह को हम मेजर कर ले एग्जैक्टली। तो इसलिए ये मेथड जो है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। ये लिजीमीटर की एक सेटअप है, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी कि लिजीमीटर आपके पास, ये यहाँ पे एक साइल है, साइल के लिए हमने कुछ वाटर सप्लाई किया, यहाँ पे ये इसका बेस परमिएबल था, और इसके थ्रू जो है हमने फाइंड किया कि हमारे पास एवापोट्रांसपिरेशन कितना होगा। जो सेकंड अप्रोच हम यूज़ करते, जो फर्स्ट दो हमने पढ़े लिजीमीटर और फील्ड प्लाट्स, वो हमारे पास प्रैक्टिकल मेथड है ना। और एम्पिरिकल इक्वेशन क्या होती है? एम्पिरिकल इक्वेशन हमारे पास वो इक्वेशन जो किसी साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स की बुनियाद पर डेवलप किया हो और उसको हम यूज़ कर लें। तो एम्पिरिकल फार्मूला भी हमारे पास दो अवेलेबल है, ब्लेन एक क्रेडल फार्मूला, और एक हमारे पास है पेनमैन इक्वेशन। पेनमैन इक्वेशन तो मैंने स्लाइड्स में इंक्लूड नहीं किया हुआ, लेकिन आप अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ सकते हैं बुक्स में। एक हमारे पास इसमें पेनमैन इक्वेशन भी अवेलेबल है एवापोट्रांसपिरेशन को मेजर करने के लिए। जो ब्लेनिक्रेडर फार्मूला है हमारे पास एवापोट्रांसपिरेशन की मेजर करने के लिए, वो हमारे पास है एवापोट्रांसपिरेशन E to the subscript of T means evapotranspiration is equal to 2.54 इंटू के इंटू एफ। अब इसमें के क्या चीज़ है और एफ क्या चीज़ है? एफ जो है, ये एफ जो है इट सेल्फ जो है, इसके लिए अलग फार्मूला है। इट इज इक्वल टू द समेशन ऑफ पी एच एंड टी एफ। अब इसमें दो टर्म है कि पी एच क्या चीज़ है और टी एफ क्या चीज़ है, और एक यहाँ पे हमारे पास है के। तो के क्या चीज़ है? के हमारे पास है एन एम्पिरिकल कोएफिशिएंट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द क्रॉप। यानी जिस जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्रॉप हो हमारे पास, जो फसल हो हमारे पास, ये उसके ऊपर डिपेंडेंट है। यानी के की वैल्यू फसल के ऊपर डिपेंड होगा। डिफरेंट फसल के लिए, डिफरेंट क्रॉप्स के लिए के की वैल्यू डिफरेंट होगी। यहाँ पे एक टेबल है, इस टेबल में देख ले, ठीक है। जिस तरह राइस जो है ना, चावल, चावल के लिए जो के की वैल्यू है वो हमारे पास है 1.10। अब 1.10 को देख ले एज कम्पेयर टू जो वीट की वैल्यू है, तो वीट की वैल्यू जो है वो हमारे पास, वीट की जीरो वैल्यू जो पॉइंट है वो सिक्स हमारे पास, वीट की वैल्यू हमारे पास जी सर 0.65। 0.65। तो वीट की वैल्यू हमारे पास कम है एज कम्पेयर टू राइस। और आपने प्रैक्टिकली भी ऑब्जर्व किया होगा, क्योंकि राइस को उगने के लिए ज़्यादा पानी चाहिए एज कम्पेयर टू वीट, तो इसलिए इसका कोएफिशिएंट भी ज़्यादा है। तो ये के की जो वैल्यू है ये हमारे पास इस टेबल में गिवन है, ये इसकी रेंज है, और ये जो एवरेज वैल्यू है जो यूज़ की जाती है, तो ये के की वैल्यूज हमारे पास इस टेबल से हमें मिल जाएगी। तो के की वैल्यू जो है वो डिपेंडेंट है फसल के ऊपर, ग्राफ के ऊपर। अब जो एफ की वैल्यू है उसमें दो चीजें हैं, एक है पीएच और एक है टीएफ। टीएफ क्या चीज है? टीएफ हमारे पास है मीन मंथली टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, ठीक है। फ़ारेनहाइट में हमारे पास टेम्परेचर है, डिग्री सेल्सियस में नहीं। अगर हमारे पास कहीं पे डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर गिवन हो, तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो ये हमारे पास मीन मंथली टेम्परेचर हो गया। और जो पीएच है वो हमारे पास है मंथली परसेंट ऑफ एनुअल डे टाइम आवर्स डिपेंड्स ऑन द लेटीट्यूड ऑफ द प्लेस। मंथली परसेंट ऑफ एनुअल डे टाइम्स आवर्स का मतलब ये है कि अगर आपके पास जो है मंथली जो है एनुअल जो है एनुअली एनुअली आपके पास अगर 1000 आवर्स जो है ये आपके पास सनशाइन के है, ठीक है। और उस मंथ के आपके पास कितने हैं परस कर, उस मंथ के आपके पास है 20। तो बेसिकली 20 डिवाइड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 100, ये हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू हो जाएगी? ये मेरे पास वैल्यू हो जाएगी पीएच की। पीच की वैल्यू जो है वो डिफरेंट लेटीट्यूड्स के लिए हमारे पास यहाँ पे स्टेबल में गिवन है, कि हमारे पास जो लेटीट्यूड गिवन हो उसके मुताबिक हम यहाँ से वैल्यू पिक करेंगे। कि हमारे पास ये अगर 30 लेटीट्यूड के ऊपर है, कौन से महीने के लिए है, तो पीच की वैल्यू यहाँ पे इस टेबल से, ये हमारे पास पीच की वैल्यूज है जो ब्लेनिक्रेडर फार्मूला में यूज होती है। तो इस टेबल को यूज करके हम पीच की वैल्यू को पिक करेंगे, और इस टेबल को यूज करके हम के की वैल्यू को पिक करेंगे। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करके देखते हैं। एस्टिमेट द पोटेंशियल, जस्ट वेट अ मिनट।
न्यूमेरिकल है हमारे पास, एस्टिमेट द पोटेंशियल एवापोट्रांसपिरेशन ऑफ एन एरिया फॉर द सीजन नवंबर टू फरवरी। हमारे पास 4 महीने गिवन है, नवंबर टू फरवरी। इन विच वीट इज ग्रोन, जिसमें फसल हमारे पास गिवन है, गन्नम को उगाया गया है। द एरिया इज हैविंग 30 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड विद मीन मंथली टेम्परेचर्स एज बिलो। हमारे पास टेम्परेचर, हमारे पास यहाँ पे गिवन है वीट। तो वीट के लिए जो हमारे पास कोएफिशिएंट होगा वो हम यहाँ से पिक कर लेंगे। के की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.65। अब इसके बाद हमारे पास है 30 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड। 30 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड यहाँ पे देख लीजिए, मेरे पास हो गया 30 डिग्री। जो महीने हमारे पास गिवन है वो है नवंबर से लेके फरवरी तक, ये 4 महीने मेरे पास गिवन है। तो इस 4 महीनों के नीचे जो वैल्यूज होंगे, यानी ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू, ये मैंने यूज करने होंगे। ठीक है। मीन मंथली टेम्परेचर हमारे पास गिवन है डिग्री सेंटीग्रेड में, और जो फार्मूला है उसमें हमने यूज करना है, इन डिग्री फ़ारेनहाइट में। ठीक है। तो मेरे पास नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी की जो टेम्परेचर है वो हमारे पास गिवन है डिग्री सेल्सियस में, उसको पहले डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना होगा। तो डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए जो फार्मूला है वो तो मुझे याद नहीं है, लेकिन 1.8 टाइम्स डिग्री सेल्सियस प्लस यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म था, गूगल के ऊपर ज़रा देख ले। तो इस तरह का कोई फार्मूला है जिसके ज़रिए हम कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो पहले हमने सारे टेम्परेचर्स को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है। तो मेरे पास नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी सारे मंथ्स का टेम्परेचर आ गया। अब मेरे पास पीच की वैल्यू जो है ये मैंने पिक करना होगा टेबल से। तो पीच की वैल्यू जो है वो नवंबर के लिए कितनी है, देखें यहाँ पे। पीच की वैल्यू जो है वो नवंबर के लिए मेरे पास है 7.19, ये देखें 7.19। दिसंबर के लिए है 7.15, और फिर मेरे पास है 7.3 और 7.03। तो ये वैल्यूज मैंने यहाँ से पिक कर लिए। तो ये मेरे पास 7.19, फिर 7.15, जनवरी के लिए 7.30 और फरवरी के लिए 7.03। तो पीएच की वैल्यू भी मेरे पास आ गई, टीएफ को भी मैंने हासिल कर लिया, डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट किया डिग्री फ़ारेनहाइट में। अब जो फार्मूला था मेरे पास एवापोट्रांसपिरेशन का मेरे पास जो फार्मूला था वो है 2.54 आप मल्टीप्लाई बाई के इंटू एफ। अब इसमें के क्या चीज़ था, के था क्रॉप कोफिशिएंट, जो मेरे पास है 0.65, यहाँ से मैंने पिक कर लिया। ठीक है, यहाँ से मैंने पिक कर लिया, ये भी हो गया। अब इसमें जो एफ फैक्टर है, एफ एफ जो है वो मेरे पास किस चीज़ का बराबर है, एफ इटसेल्फ बराबर है मेरे पास समेशन ऑफ टी एफ इंटू पी एच डिवाइड बाई 100। ठीक है। समेशन ऑफ टी एफ इंटू, समेशन का क्या मतलब है, अगर आपके पास एक से ज्यादा महीने गिवन होंगे तो उसको आपने सम करना होगा। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे 4 महीनों का गिवन है, तो चारों महीने की वैल्यूज को हम ऐड करेंगे। तो पहले टेबुलर फॉर्म में थोड़ा सा कर लेते हैं तो आसानी होगी। तो ये मेरे पास टी एफ और ये पी एच, तो दिस मल्टीप्लाई बाई दिस, दिस मल्टीप्लाई बाई दिस, दिस मल्टीप्लाई बाई दिस एंड दिस मल्टीप्लाई बाई दिस। तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी, इज इक्वल टू दिस, इज इक्वल टू दिस, इज इक्वल टू दिस एंड इज इक्वल टू दिस। तो ये सारे वैल्यूज जब मैं ऐड करूंगा तो इसको याद रखें कि यहाँ पे इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाई 61, तो इसके नीचे 100 भी है। ठीक है। तो 7.19 मल्टीप्लाई बाई 61.17, तो इसे आपके पास 4440 के लगभग वैल्यू आएगी, जिसको आप 100 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो फिर आपके पास 4.4 आ जाएगा। तो इन सब वैल्यूज को जो मैं प्लस कर लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 16.26। तो मेरे पास एफ की वैल्यू भी आ गई है 16.26। तो अब इस इक्वेशन में मैंने पुट करना है, तो evapotranspiration will be equal to 2.54 multiplied by 16.26 multiplied by the value of K, Kraft coefficient, and this will be equal to 26.85 सेंटीमीटर। तो बेसिकली ये हमारे पास evapotranspiration की वैल्यू है कि 26.85 सेंटीमीटर की वाटर जो है वो इस प्लांट को चाहिए ताकि ये उसको यूज़ कर ले एवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन कंबाइन में अपने सही ग्रोथ के लिए, अपने प्रॉपर ग्रोथ के लिए। इज इट क्लियर? सर इसमें तो ये लेटीट्यूड के सिर्फ वैल्यूज गिवन है, इन केस लॉन्गिट्यूड के सर पॉसिबल है इसमें कि नहीं, एरिया वाइज? नहीं, लैंगिट्यूड के पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो बुक्स मैंने देखे हैं, बुक में भी, आप बुक में भी ओपन कर ले, जो बुक मैंने अपलोड किया है उस बुक में भी मेरे पास सिर्फ एक ही टेबल अवेलेबल है। और इसमें भी जो आपके पास लेटीट्यूड्स के लिए जो वैल्यूज गिवन है, अब जिस तरह 20 डिग्री नॉर्थ के लिए अवेलेबल है, जिस तरह 30 डिग्री नॉर्थ के लिए है, और इसके दरमियान के लिए वैल्यूज नहीं है।
तो यूजुअली अब इसके लिए या तो हमने इंटरपोलेशन करना होगा, लेकिन एज पार एज आई एज्यूम के क्योंकि आपके पास थोड़ी सी लेटीट्यूड में से ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगी, तो इसलिए जो है ये ज़्यादा गैप इन्होंने रखा हुआ है। देखिए जिस तरह आप देखें कि 7.14 और 7.03 में, अब अगर हम 26 या 27 के लिए कैलकुलेट कर ले तो इसके दरमियान कहीं 0.07 की वैल्यू होगी। तो जिसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इसका मतलब है कि जो करीब वैल्यू होगी, अगर आपके पास 29 गिवन हो तो उसके लिए भी आप 30 को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यस मैंने सर। और बुक्स सर में वो देखा नहीं है, क्योंकि जो बुक में टेबल अवेलेबल है वो सिर्फ यही एक टेबल है, उसमें कोई लॉन्गिट्यूड के लिए कोई टेबल अवेलेबल नहीं है। आप देख लेकर आपको कहीं नजर आया तो फिर काइंडली मुझे भी बता दीजिएगा। जी सर। और सर ये वीट की आपने बात की वहाँ टेबल पे मतलब मंथली भी गिवन था सर, वो टेबल ज़रा निकाल ली इससे जी ये बेहतर। वाला। या सर रेंज ऑफ मंथली वेरिएशन, तो सर अक्सर हम ये राइस वीट को जब इरिगेट करते हैं तो सर मतलब 1 या 2 टाइम सर वाटर प्रोवाइड करते हैं। तो उस टाइम में सर इसमें इक्वेशन में वो फार्मूला में मेंशन था कि मतलब इरिगेशन की वैल्यू भी हम ऐड करेंगे, तो फिर वहाँ पे हम जीरो पुट करेंगे, क्या करेंगे? दोबारा बताइए, मुझे आपकी बात की समझ नहीं आई। सर यहाँ पे मतलब रेंज ऑफ मंथली वैल्यूज, तो अक्सर हम जब हम वीट या राइस को उगाते हैं तो सर उसको जब हम पानी प्रोवाइड करते हैं तो मतलब 1 या 2 टाइम्स करते हैं। जी जी। तो वहाँ जी जी। तो वहाँ पे फार्मूला में सर मेंशन था कि मतलब इरिगेशन की वैल्यू भी मेंशन करना है, पुट करना है वहाँ पे। तो फिर वहाँ पे हम जीरो पुट करेंगे, क्या करेंगे सर? यहाँ पे इस फार्मूला में। सर इससे बैक था वो जो अच्छा, आप इस सीड। फार्मूले की बात करें। यस सर, ये जी जी सीड जी। प्लाट। ये तो आपके पास प्रैक्टिकल मेथड है ना। प्रैक्टिकल मतलब ये कि जितना पानी आप उसमें एंटर कर रहे हैं उस फील्ड में, तो वो पानी आपने यहाँ पे ऐड करना होगा, चाहे आप एक मरतबा में प्रोवाइड करें या दो मरतबा में। एक मरतबा में जाहिर सी बात है आप प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ महीने बाद या 15 दिन बाद उसकी उस वाटर लेवल दोबारा थोड़ा सा डाउन होगा, फिर आपने थोड़ी सी पानी जो है वो सप्लाई करना होगा। तो एक दफ़ा सप्लाई हो या दो दफ़ा या तीन दफ़ा, जितनी भी सप्लाई हो, लेकिन आपके पास जो टोटल अमाउंट ऑफ इरिगेशन इनपुट हो वो आपने यहाँ पे पुट करना होगा। लेकिन ये तो एक प्रैक्टिकल मेथड है, फील्ड मेथड है कि प्रैक्टिकली आपके पास कोई पीस ऑफ लैंड हो, वहाँ पे आपके पास प्रेसिपिटेशन कितनी हो रही है उसको भी मैयर कर ले, उसको इरीगेशन इनपुट आप कितना कर रहे हैं वो भी मैयर कर ले, आपके पास साइल में जो डीप परकुलेशन हो रही है वाटर की वो भी मैयर कर ले। तो ये तो एक प्रैक्टिकल मेथड है जो इंतहाई डिफिकल्ट है परफॉर्म करना। और जो जी यहाँ सर। पे और कोएफिशिएंट है ना, और यहाँ पे जो यस। कोएफिशिएंट है ना, तो ये कोएफिशिएंट बेसिकली ये तो एम्पिरिकल फार्मूला के लिए है, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल के साथ कोई लेन देन नहीं है कि यहाँ पे 1.1 का ये मतलब होगा कि इसको एक दफा हमने पानी सप्लाई किया है या अगर टू वैल्यू होगी तो इसका उससे कोई लेना। ये तो एक प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल इक्वेशन के लिए, एक एम्पिरिकल इक्वेशन के लिए हमारे पास एक कोएफिशिएंट की वैल्यू है। और रेंज का मतलब है कि 0.85 टू 1.3 इसमें कोई भी वैल्यू आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इसकी एवरेज वैल्यू जो यूज की जाती है वो 1.1 की जाती है। यस। तो बेसिकली ओके सर। यहाँ तक जो है हमने अपने कोर्स में पहले हाइड्रोलॉजी पढ़ी, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पढ़ा, मेटेरियोलॉजी पढ़ी, प्रिसिपिटेशन पढ़ा, एवापोरेशन पढ़ा, ट्रांसपिरेशन पढ़ा। और जो लास्ट नेक्स्ट वीक है इंशाल्लाह उसमें हम जो वाटर स्टेजेस होंगे और वाटर स्टेज को किस तरह हम मेजर करेंगे या वाटर वेलोसिटी वगैरह को, तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीक में फिर हम पढ़ेंगे डिटेल में। और सर ये ओके सर। मिड टर्म एमसीक्यूज बेस होंगे या रिटन क्वेश्चंस होंगे थ्योरेटिकल? इस दफ़ा तो एक मिनट मुझे रिकॉर्डिंग स्टॉप करने दें।